जो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कहा था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे। सर बिल्डोज कैसे किया जब आपके 12 अरकान गैर हाजिर थे, आपकी नंबर गेम पूरी नहीं थी, बिल्डोज कैसे किया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, कल के दिन की बात करें तो खबरों के हवाले से खासा हैपनिंग से भरपूर दिन था, और क्योंकि कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस के घेराव और शदीद नारेबाजी के बावजूद ज़िमनी मालियाती बिल 2021 यानी कि मिनी बजट और बैंक दौलत पाकिस्तान यानी कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर किया। वो अपोजिशन नाज़रीन जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने समेत आए दिन हुकूमत की खात्मे के दावे करते नजर आती है, एक बार हुकूमत के सामने फिर शिकस्त से दो चार हो गई। कौमी असम्बली का ऐवान जैसे कि आप जानते हैं कि 342 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमत के पास है 182 जबकि अपोजिशन के पास है 160 अरकान। लेकिन जब कल इजलास हुआ तो इस दौरान दोनों के 12-12 अरकान गैर हाजिर थे। अपोजिशन की तरमीम पर तहरीक के हक में 150 वोट आए जबकि मुखालफत में 168 वोट पड़े। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद हो गई और मिनी बजट IMF की नाफिज करदा शराइत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। हत्ता कि हुकूमत को रोटी पर टैक्स में भी कमी बेशी करने की इजाजत हासिल करने के लिए भी वाशिंगटन में आलमी मालियाती फंड के हेड ऑफिस से रुजू करना पड़ा, और इस इजाजत के बाद हुकूमत बास आउटलेट से फरोख्त की जाने वाली रोटी और नान की इकसाम पर नए महसूल से छूट दे पाई, वरना मईशत को रेगुलाइज करने के दावेदार वजीर खजाना को तो ज़िमनी बजट तजावीज़ में जेर जबर की तरमीम का इख्तियार भी हासिल नहीं था। इसीलिए इस मिनी बजट को पाकिस्तान का इंतहाई मजबूर या फिर IMF के बजट का नाम दिया जाए तो शायद गलत ना होगा, जिसे पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कल मंजूर कर लिया है। यूं IMF से तय पाने वाले इस मुआहदे के मुताबिक अब $1 अरब से कुछ जायद की किस्त हासिल करने की राह हमवार कर ली गई है। और कल मिनी बजट पेश करने से कबल तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी एक अजीब सूरत हाल हुई, और कुछ ऐसा महसूस हुआ कि परवेज खटक ने गोया तहरीक इंसाफ से बगावत की। परवेज खटक ने वजीर आजम इमरान खान से कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया, KPK में गैस पर पाबंदी है, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। और परवेज खटक की इस गुफ्तगू पर वजीर आजम नाराज हो गए, उठकर जाने लगे और कहने लगे कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं है तो मैं किसी और को हुकूमत दे देता हूं, और आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये कहकर वजीर आजम उठकर जाने लगे तो उनके जो अरकान दीगर असेंबली थे उन्होंने रोक लिया। परवेज खटक उठ के बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद वापस भी आ गए। क्या वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना की कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी सूबाई असम्बली में मायूसी बढ़ते बढ़ते क्या बेचैनी और गुस्से में तब्दील हो रही? क्या वाकई वो अरकान असम्बली जो ज़ाहिर मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, अब उनके लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है कि वो अपने हलकों में कैसे जाएं और अवाम का सामना कैसे करें? ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और नाज़रीन, ज़रा ये आज मैं पता करूंगी एडजस्टेबल टैक्सेस क्या होते हैं, क्योंकि आवाम को टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। हम तमाम तरह अभी मिनी बजट पर सबसे पहले बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें मारूफ माहिर माशियात हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मिनी बजट आते आते अब आ ही गया है और अब इसको मंजूर भी कर लिया गया, और उसके आने से पहले ही सर जो बाजारों में जिस तरीके से महंगाई की जाती है, जो माफियात सरगर्म होते हैं वो पहले ही हो गए थे। ये मिनी बजट के एक खबर गर्म हुई और महंगाई वैसे ही बढ़ गई। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो एडजस्टेबल टैक्सेस की बार बार हम बादर साहब बात कर रहे हैं, ये एडजस्टेबल टैक्सेस क्या होते हैं, क्या टर्म है ये? देखिए, इससे पहले आप मुझे चंद जुमले बोलने की इजाजत दे दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो बिल पास हुआ है जी। ये तहरीक इंसाफ के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम है, नंबर एक। दूसरा ये कि अभी बात हुई कौमी सलामती पॉलिसी जो मंजूर हुई है, ये उससे बराह रास्त मुतसादिम है। तो सवाल तो सिर्फ ये पैदा होता है कि जब आप कौमी सलामती पॉलिसी एक मंजूर करते हैं जो अफवाज पाकिस्तान और सिविल हुकूमत के इज्तिमाई दानिश का नतीजा है, तो उसमें तो आपको आवाम को एम्पावर करना था, ये उससे बराह रास्त मुतसादिम है, जो बहुत ही संगीन बात है। और तीसरी बात ये है कि महंगाई बढ़े या नहीं बढ़े, ये इस वक्त मसला है नहीं। असल मसला ये है
कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को ज़बरदस्त ख़तरात और ज़बरदस्त चैलेंजेस सामने आएंगे। इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उसके लिए ख़तरात बढ़ेंगे। ये जो पहले फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हमने जो है गलत बयानी करके पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया था, ये उसका तसलसल है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि ये जो अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम है खित्ते में और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, मईशत को कमज़ोर करना, एतमाद का बहरान पैदा करना, ये उसमें मुआवनत कर रहा है। तो ये जो 4 या 5 मैंने चार्जेस लगाए हैं ये महंगाई से कहीं ज़्यादा है। महंगाई तो आप ये देखिए कि जनवरी में 5.7% थी, इस वक्त 12.5% हो गई। और कौन सा बड़ा तूफान आएगा? लेकिन इससे बड़ा तूफान बिल से नहीं आ रहा है, वो आएगा कि आप पेट्रोलियम लेवी जो इस बिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आप 4 रुपए फी लीटर बढ़ाएंगे हर महीने। और आलमी मंडी में और अभी 5 रुपए फी लीटर बढ़ाने जा रहे हैं और शायद इतलाक उसका आज या कल में हो जाएगा। नहीं, मगर ये हर महीने होगा, एक दफा नहीं है, हर महीने होगा ये 4 रुपए, ये इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक। तो सवाल ये है कि जो बात मैं हैरान कुन हूँ कि महंगाई पे बात अपोजिशन भी कर रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि स्टेट बैंक के बिल के लिए तो कहा है, लेकिन इस बिल के लिए किसी ने नहीं कहा कि ये हमारी सलामती के लिए खतरा है। तो ये कहा है, ये कहा है, ये कई अरकान असेंबली ने कहा है कि कौमी सलामती के लिए खतरा है और हम मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने जा रहे हैं, ये कहा गया है। ये बिल के लिए कहा है जो स्टेट बैंक का बिल है। मैं स्टेट बैंक के बिल की बातें नहीं कर रहा। मगर दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि शौकत तरीन ने ये कहा कि जनाब कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कहा था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे, जो जनरल सेल्स टैक्स कम हो जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा, वो ऑप्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी वो क्या थी? फिर एक तो बुनियादी सवाल था उसमें, तो ये भी था कि जो है बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हर उस चीज़ को जो गर्दिशी कर्जे पैदा होते हैं उसको जो है वो वजूहात दूर करेंगे। तो वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो भी कोई ऑप्शन था जिस पर वोट लिए गए थे। ये मानने के अपोजिशन भी ये बात नहीं कर रही कि आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं। ये एक बुनियादी सवाल है। कि दूसरा जो है शौकत तरीन ने बड़ी अजीब बात की, वो ये कहते हैं कि जी ये मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए है, रेवेन्यूज के लिए नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब से 10 साल पहले या उससे ज्यादा अरसा हुआ ये तय हुआ था कि जो बैंकों के डिपॉजिट हैं उस पर जो मुनाफा मिलता है उस पर 10% 15% टैक्स है। इसी तरह से लोग कैश विड्रॉल करते थे, उस पर टैक्स था। उस वक्त ये कहा गया था कि ये टैक्स इसलिए लगाए गए हैं, इससे हमारे पास असालसों की तफसीलात आ जाएंगी और उससे हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। तो वो तो आज तक नहीं किया। ये भी एक सियासी नारा है। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी आई थी उसमें इमरान खान साहब के दौर में आई थी, उसमें यह कानून था, यह कानून बनाया गया था और ये इश्तहारात दिए गए थे कौमी अखबारात में FBI की तरफ से कि जो लोग इस एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, उन असासों की जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं। उस कानून के तहत ये अगर रिकवरी करें उन असासों पर जो नाजायज़ दौलत से बनाए गए हैं, जिन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो 900 अरब रुपए हमको मिल सकता था। तो फिर तो ये ज़िमनी बिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा एतराज़ ये है कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाने का सियासी बात कर रहे हैं, वो तो आपको दिलचस्पी ही नहीं है। और अल्टरनेटिव अच्छा, अगर ये सियासी नारा है, अगर ये सियासी नारा है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी नारा है, इसमें कोई दस्तावेजी नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, अब अगर वजीर आजम, जैसे आपने भी आज सुना होगा, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, IMF सबसे ज्यादा कम उस पर कर्जे देता है, तो वाकई क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी? क्या हमने इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई? अभी आपने मंशूर की बात की, तो PTI तो ये भी कहती थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर IMF के पास भी गए, फिर ये भी कहा जाता था कि अगर जाएंगे भी तो उनकी शराइत पर नहीं जाएंगे, अपने अवाम की शराइत पर जाएंगे। फिर उनकी शराइत पे भी गए, शरह सूद को बढ़ाया भी गया, फिर कम किया गया, फिर बढ़ाया गया। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, बड़ी अहम बात आपने की। पहले मैं एक जुमला ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो ये फरमाया था कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा था, इस ज़िमनी बल के बाद इस बात को यकीनी बनाया है मौजूदा हुकूमत ने कि पाकिस्तान आइंदा भी IMF के पास जाएगा, चाहे यही हुकूमत हो अगली या कोई और आए, वो फिर IMF के पास जाएगा। ये एक साजिश के तहत माशी पॉलिसियों को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमजोर रहे कि आइंदा भी 24वीं मरतबा, ये 23 दफा जा चुके, फिर हम जाएंगे। तो ये इमरान साहब का जो दावा था ये बातिल है कि ये आखिरी प्रोग्राम है। नंबर 1, ये जो हिकमत अमली थी वो बनाई गई थी मार्च से जून 2020 को।
जो ये नाकाबिल दिफा है, इसकी कोई तौजी नहीं है। और ये पुरस्कार पॉलिसी बनाई थी कि IMF के प्रोग्राम को 20 महीने तक या उससे ज़्यादा मुअत्तल रखा जाए, ताकि डिस्काउंट रेट को कम करके कम शरह सूद पे कर्जे देके बेतहाशा इंपोर्ट्स करके मईशत को इतना कमजोर कर दी जाए, खासतौर से जुलाई से अब तक इतनी जबरदस्त कमजोर। 25 अरब डॉलर का तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, 24 रुपए डॉलर गिर गया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। तो ये जानबूझ के मईशत को तबाह करके अशराफिया को नवाजा गया, बैरूनी अशराफिया न्यू ग्रेड गेम के मकासद पूरे किए गए और उसके तहत पाकिस्तान को फंसाया गया कि हम उससे 2 दिन का काम था IMF से मुज़ाकरात करके तय करना। तो शायद साहब हम इतना फंस चुके हैं डॉक्टर साहब, अब हम निकलेंगे कैसे इससे? 2023 या 2024 में मईशत की सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले आपको ये बता दूं कि जब इस हुकूमत का 5 साल खत्म होंगे जी, तो जो हमारी औसत शरह नमू होगी ज्यादा से ज्यादा 3% होगी, जो कि इनको विरसे में मिली थी 5.5%। महंगाई इनको विरसे में मिली थी 4.5%, वो 9% से ज्यादा होगी। बैरूनी कर्जों के बढ़ने की रफ्तार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा होगी। मुल्क की सरमायाकारी और बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में आई थी औसतन उससे कम रहेगी। सही। और आपने तो 2023-24 का कहा है, मैं एक जुमला कह दूं जी। अब ये अगर हुकूमत चैलेंज करना चाहे तो आप इस प्रोग्राम में आपके पास आके बात कर लें। 2075, मैं 24 की बात नहीं कर रहा, 2075 तक हमने ये हरकतें करके ये यकीनी बना लिया है कि पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक से कम रहेगी। नंबर 1, हमने इस बात को यकीनी बना लिया है कि 2075 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, जो कि आईने पाकिस्तान की शिक 25 अलीफ के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया था कि 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। आपने 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और आपने इस साल तालीम का बजट गिराया है। तो जब आप बजट ही नहीं रख रहे तो फिर कैसे 2075 तक आप हर बच्चे को स्कूल नहीं भेज? बड़ी तशवीशनाक ये सूरत हाल है। 2071 की बात करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और ये बड़ी अलार्मिंग है। यानी कि हम तो अब यहाँ 2-3 साल की बात करें ही ना, ये तो कई सालों पर मुहीत एक कहना चाहिए कि एक साजिश जो है वो रची जा रही है, जिसपे हम कहाँ खड़े होंगे डॉक्टर साहब ने खोल के बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे थे। और नाज़रीन, जो मुल्क की मईशत का जो इन्हिसार होता है, बड़ा इन्हिसार मुल्क की मईशत का, वो उस मुल्क की बरामदात पर होता है। लेकिन हम बरामदात में हम देख रहे हैं कि दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन ना होने की वजह से हम एक बहुत संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो बड़े तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2022 के 9 से 10 दिन में जो टेक्सटाइल बरामदात हैं उनमें 61% कमी हुई है। लेकिन ऐसा मुजम्मिल असलम साहब नहीं मानते हैं, क्योंकि तर्जुमान है वजारत ख़जाना के। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने जो पिछला साल गुजरा है उससे हमने बढ़ी हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 10% का इजाफा हुआ है बरामदात में, हालांकि ऐसी सूरत हाल है नहीं। अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट पर मबनी सनतें थीं, उनको जो गैस की सप्लाई थी वो बंद की गई थी 15 दिसंबर 2021 को, फिर वो खोली गई 29 दिसंबर 2021 को। इस दौरान बड़ा नुकसान हुआ और अभी भी जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको गैस सप्लाई बंद है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ये तक कहते हैं कि सिर्फ कहने की बात है, एक्सपोर्ट हो या नॉन एक्सपोर्ट हो, दोनों इंडस्ट्रीज को गैस बंद की गई है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। और सनतें जो हैं वो दिवालिये की तरफ जा रही हैं और हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे गैस हो या दीगर चीज़ें हों। हम कब तक इंपोर्ट पर इन्हिसार रखेंगे? अगर जो मईशतें इंपोर्ट पर इन्हिसार रखती हैं वो कहाँ जाती हैं? इसी पर हम बात करेंगे। शारिक वोरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अली गौहर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि कल क्या हुआ इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन पहले जरा शारिक वोरा साहब, सर ये बताइएगा कि जो सिर्फ 9 से 10 दिन 2022 के, और जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बरामदात में 61% की कमी हुई, ये सिर्फ 9-10 दिन की कहानी है या फिर ये कहानी चली आ रही है? जरा बताइएगा इस सिलसिले में। देखिए, एक तो ये जो चंद दिन की एक्सपोर्ट की जो फिगर्स आ रही है मीडिया में या सोशल मीडिया में, पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि ये कोई क्रेडिबल फिगर नहीं है कि जी इतने दिनों में 61% एक्सपोर्ट की जो कैलकुलेशन होती है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस होती है। मैं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को, इवन रज़ाक दाऊद साहब को भी मैं कहता हूँ कि ये जो मंथ टू मंथ फिगर्स देने की ट्विटर पर भेजने की कोशिश करते हैं इस लिए, ताकि एक परसेप्शन हुकूमत के बारे में बेहतर हो,
दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो एक्सपोर्ट फिगर्स होते हैं वो या क्वार्टरली होते हैं या 6 मंथली होते हैं या ईयरली होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है ये चंद दिनों में 61% गिरने का ये मतलब है कि ओवरऑल हमारी जो एक्सपोर्ट है प्रॉब्ली वो 61% कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही इंडस्ट्री में हम ये हमारा जो कोई खौफ नहीं है। मुझे जो कराची में और इवन जो अप कंट्री में जो लोग हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के, वो ये जरूर शिकायत कर रहे हैं कि गैस डिस्ट्रप्शन की वजह से एक्सपोर्ट्स की शिपमेंट्स में डिले होगा, बट ओवरऑल जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी जो जून में एक्सपोर्ट्स होंगी वो जो हुकूमत ने फिगर्स दिया है $32-33 बिलियन, प्रॉबेबली उसमें कोई मुश्किल मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही, लेकिन जाहिर है हमने देखा कि जब किसी भी मुल्क की इंपोर्ट बढ़ जाती है, यानी कि उसकी मईशत का निज़ार ही इंपोर्ट पे होता है। हम तो जी पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, गैस हम इंपोर्ट करते हैं, कोई चॉइस नहीं है। हमने कोई इंडस्ट्रीज उस तरीके की जो लगाई थी उसमें इजाफा हमने नहीं किया। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की जो कि यहाँ से होते होते अब ख़त्म होती जा रही है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री हमसे बड़ी हो गई है, ये भी हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। शारिक साहब, इस तमाम तर सिचुएशन में ज़ाहिर जब आपके पास सरमाया नहीं आता दूसरे मुल्कों से और आपका इन्हिसार इंपोर्ट पे होता है तो महंगाई तो बढ़ती है। तो इस पर हुकूमती पॉलिसीज कुछ नज़र आती हैं आपको? ये आपका तजिया ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी प्रोफेशनल, लॉजिकल, मेथोडिकल है आपका ये तजिया कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल्स का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में होना चाहिए वो पिछले 70 सालों में वो नहीं है जितनी इन्होंने सब्सिडीज ली है, जितना इन्होंने सस्ता फाइनेंस लिया है, जितना इन्होंने मराद लिए हैं, जितनी इन्होंने रिबेट्स लिए हैं। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में ये है जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, चाहे इस गवर्नमेंट के हैं या इससे पहले के हैं, उन्होंने नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है, जिसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन है, जिसमें कम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कम है, बट एक्सपोर्ट्स उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकती थी, वो हमारी ना इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने की, ना हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की और ना ही हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की। हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो दिन ब दिन, वो आपका तजिया ठीक है, दिन ब दिन डिपेंडेंट होती जा रही है इम्पोर्टेड मटीरियल पर। सो मच सो के हम $2.5 अरब की हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे और उसमें वैल्यू एडिशन क्या करेंगे, धागा बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और इस पर जाहिर है फिर जो बेचारे अवाम है उन पर सारा बोझ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शारिक होरा साहब हमारे साथ, अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें। दोनों हजरात का शुक्रिया। अली गौहर साहब, ये कल क्या हुआ? बड़ी आप लोगों को उम्मीद थी कि हम ये मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। इससे पहले जितने बिल्स पास हुए, चाहे वो EVM के हवाले से हों, चाहे बजट के हवाले से हों, बातें तो करते हैं, फिर ये गैर हाजिर क्यों हो जाते हैं? अरकान कहाँ चले जाते हैं ये सब? अली गौहर साहब। जी जी, आवाज आ रही है। अली गौहर साहब प्लीज जरा जोर से बोलिएगा सर, मुझे आपकी आवाज अब दोबारा से नहीं आ रही है। जी जी, अब आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ जी, देखिए गुजारिश ये है कि ये जो बिल था, ये बिल आपने देखा है कि ये इस पर पूरे पाकिस्तान में एक जब से ये प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को गिरवी रखना है, पाकिस्तान के सलामती को दुश्मन करता है। ये सिर्फ एक बिल नहीं था जो कि मिनी बजट वाला, ये था दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी इख्तियारात तलब करके खत्म करके स्टेट, और इसको भी आपने देखा है कि हम कर दिया है और जो किस तरह से पाकिस्तान देखिए सूरत ये थी कि जब ये बिल की सबसे पहले बात ये है कि जब बजट पेश कर गया, बजट आज तक लाया गया और अवाम के तो उस वक्त भी जरूरी खजाना था कि ऑलरेडी मतलब है कि और हमारी जो पाकिस्तान ऐलान किया था कि हमने मिनी बजट बन रही है, लेकिन आपने देखा कि जो वादा जिस तरह से कंटेनर से खड़े होकर इंसान
अली गौहर साहब, कल की बात पर आए ना, कल क्या हुआ? पहले आप लोग धरना दे के बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे, फिर आप जब असेंबली में आए, इसको पास नहीं होने देना था, आप लोग बड़े पुरुम्मीद थे, 12 अरकान गायब हो गए आपके, ये कैसे हुआ? ऑपोजिशन का काम है। अली गौहर साहब को प्लीज रिकनेक्ट करें। अली गौहर साहब, आपको रिकनेक्ट करते हैं। सर, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी नदीम कुरैशी साहब, गो के मिनी बजट तो आप लोगों ने पास करा लिया, बड़े खुश भी हैं सारे इस पर, अरकान असम्बली, वुज़रा सब ट्विटर पर बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये कैसी खुशी है जो आवाम को मुश्किल में डाल के आप लोग हासिल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, मैं आपसे तो तवक्को करूंगा कि आप जिस तरह से सारी चीजों को खुद एनालिसिस करती हैं, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ, आप बड़ा बैलेंस तकाबुल करती है चीजों का। दुनिया में कोई मुल्क, कोई इंस्टीट्यूट या कोई घर क्या बैलेंस शीट के बगैर चलता है? अगर आमदन और खर्च का गैप बहुत ज्यादा होगा तो डिफॉल्ट होगा। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, माशाल्लाह बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ मौजूद हैं। जितने टैक्सेस इस फ्रांस बिल में लगाए गए हैं वो सब उस अशराफिया पे लगाए गए हैं जिन्होंने अपने आप को हमेशा टैक्सों के मामले से सर, ये अशराफिया पे लगाए गए हैं। जरा आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप मेरी बात सुने, ये जो दूध है, जो बच्चे का दूध होता है, फॉर्मूला मिल्क, ये इस पर आपने टैक्स लगा के किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? कौन सी अशराफिया है जो ये इसको लग्जरी आइटम में लेती है, इस दूध को, फॉर्मूला मिल्क को? आपने इस दूध के आइटम से छोड़कर जो ये लग्जरी गाड़ियों पर, इंपोर्टेड परफ्यूम्स पर, इंपोर्टेड मशीनरी पर और उन तमाम इदारों पर देखिए टैक्स नहीं लगा। ये वो कंपोनेंट थे बिजनेस कम्युनिटी के जो जिनको सब्सिडी दी जा रही। सर, नाम तक में आप लोगों ने टैक्स लगाने की तैयारी कर ली थी। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हमने सिर्फ ये गाड़ियों पर टैक्स लगाया है, मोबाइल पर टैक्स लगाया है? सर, जो खाने पीने की अशिया हैं उनके टैक्सेस का बताइए ना, जो 17% GST लगाया गया है। किसी खाने पीने के अशिया पे टैक्स नहीं लगा, किसी आम आदमी के माल पर टैक्स नहीं लगा। आप देखें, आपने और मैंने, ठीक है आप एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने बिल्कुल अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं भी आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, आम जिंदगी बसर करता हूँ। मैंने देखा है कि आम आदमी फिर भी टैक्स दे रहा है, लेकिन जो हमारा ताकतवर बिजनेसमैन है वो टैक्स नेट से बाहर है। आप जरा जाके आम आदमी के साथ खड़े हो, उसका राशन जब वो ले रहा होता है ना, आप प्लीज उसके साथ खड़े हो जाएं और आप उससे पूछें कि तुम इतने हजार में ये राशन, मैं बस इतनी सी बात आपसे कहूंगी। और अली गौहर साहब भी मतलब रिकनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िमनी मालियाती बिल जो कि बड़े आराम से कल हुकूमत ने कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया। शौकत तरीन जो कि वजीर ख़जाना, उन्होंने खुद बताया है कि क्या चीज़ महंगी होगी। तो अभी जिस तरह से नदीम कुरैशी साहब मुझे बता रहे थे कि कोई खाने पीने की अशिया महंगी नहीं होंगी, तो आपको बता दें कि गाड़ियाँ, दवाइयाँ, डबल रोटी, रेस्टोरेंट का खाना महंगा होगा, 17% GST होगा। 500 रुपए से ज्यादा मालियत के फॉर्मूला दूध पर 17% GST होगा। अब 500 रुपए का फॉर्मूला दूध कौन सा आता है नाज़रीन, आप मुझे बता दीजिए। इसके अलावा जो तमाम तर कपास के बीज हैं, पोल्ट्री से मुतालिक मशीनरी है, स्टेशनरी है, सोना, चांदी, कंप्यूटर, लैपटॉप इस मिनी बजट के बाद महंगे हो जाएंगे और तकरीबन 150 अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स को बढ़ाया गया है और मोबाइल फ़ोन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन अब लग्जरी आइटम में नहीं आता है, ये एक ज़रूरत बन चुका है और हर आम आदमी के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि आपके हाथ में चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन है, अब उस पर भी टैक्स लग चुका है, वो मज़ीद महंगा हो चुका है। अगर आप बीमार होते हैं तो ना हो, कोशिश करें कि बीमारी आपको ना छुए, क्योंकि दवाइयों पर भी मज़ीद टैक्स लग चुका है। आप रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने के शौकीन है, कभी कभार आपका दिल चाहता है कि आप रेस्टोरेंट जाएँ तो वहाँ पर 17% GST आपको देना होगा। इस तरीके से अगर आपके बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं तो आप उनको ना पिलाएं, क्योंकि 500 रुपए का कोई फॉर्मूला मिल्क, उस पर भी 17% GST लग चुका है। जी नदीम कुरैशी साहब। देखिए, आपने अब जिस तरह से ये सारा माहौल बनाया है, जाहिर है आपकी मजबूरी है, आपने बात करनी है, मैं आपको कर्ज कर दूं। सर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं खबर बता रही हूँ सर। आप 10 मिनट की बात करते हैं, मुझे 1 मिनट तो बोलने दिया करें ना। मेरे पहले 20 सेकंड में आप एक चक्कर लगाने की कोशिश करती है, बात तो होगी नहीं। मैं तो आपकी बात पर कमेंट कर रही हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, खबर है। मैं आपको कर्ज कर दूं, देखिए हम
बास खबरों को बगैर तस्दीक किए जब पास ऑन करेंगे तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। अच्छा। किसी छोटी बेकरी पर, खाने पीने की ब्रेड पर, बन पर, बिस्किट पर, रस पर कोई टैक्स नहीं लगा। हमने चीजों को इस पे एड्रेस किया है जो चीजें पहले टैक्स से फ्री थी। आप क्यों जिक्र नहीं करती उन इंपोर्टेड परिंदों का जो बर्ड्स मंगवाते हैं लोग, करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं देना चाहते? वो अभी भी टैक्स नेट में नहीं है। क्यों नहीं करती जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां लोग मंगाते हैं? वो तो अभी भी टैक्स नेट में नहीं है। आप लेकर आ जाए उनको टैक्स नेट में सर, अगर आप ला सकते हैं। आपका आम आदमी, मिडिल क्लास का बंदा इन टैक्स से उसी वक्त से रिलीफ मिलेगा जब ताकतवर और अमीर आदमी, पैसा कमाने वाला शख्स टैक्स देगा। सर आप लेकर आ जाए ना, इतने अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं, वो तो नहीं आए टैक्स नेट में। आप ये बताएं ना मुझे, अगर आमदन रियासत की नहीं होगी, हुकूमत की रियासत नहीं होगी, आमदन नहीं होगी, हुकूमत कैसे चलेगी? फिर आप कहते हैं IMF के पास क्यों जा रहे हैं, लोन्स क्यों ले रहे हैं? हमें अल्टीमेटली अपने पांव पर खड़ा होना है। हमें अल्टीमेटली अपने अखराजात के लिए खुद ये तो आपके मंशूर के खिलाफ बात हो रही है, फिर भी आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि आप ही लोग कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उनकी शराइत पर कर्जा नहीं लेंगे, सब कुछ आप कर रहे हैं। जरा मैं अली गौहर साहब से बात कर लूं, फिर आती हूँ। अली गौहर साहब, इतना तो अच्छा मिनी बजट आया है, जबरदस्त किस्म का, कोई टैक्सेस भी नहीं लगे, इसीलिए आप लोगों ने आराम से पास होने दिया। ये है कि कल 2 जगह पर एक शदीद प्रोटेस्ट था, असेंबली के बाहर भी और असेंबली के अंदर भी। और हालात इनके ये हैं कि असेंबलियों ने जो असेंबली के अंदर गेस्ट आते हैं, जो कि गैलरीज में बैठकर कार्रवाई को देखते हैं, कल गैलरीज को इन्होंने ताले लगाए हुए थे। ये अवाम के करीब आने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको खतरा है कि पाकिस्तान, या अगर ये इतना पाकिस्तान की भलाई का बजट था तो मतलब है कि आप असेंबली की कार्रवाई देखने से भी लोगों को मना कर रहे हैं कि वो अंदर आकर देखे ना। ये इनके हालात है। और दूसरी बात ये है कि कल इन्होंने सारा सिस्टम बिल्डोज किया। एक दफा जो है वो मतलब है कि उस पर वोटिंग हुई जब दोबारा ऑपोजिशन ने चैलेंज किया क्लॉज था, और कानून ये है कि आप हर क्लॉज पर वोटिंग करवा सकते हैं। तो रात के 12 बजे तक आप अंदाजा करें कि ये तकरीबन 52 आइटम थी कल के एजेंडा में, और असेंबली के असूल और कवानीन और पार्लिमानी रवायात उनको जो है वो बलाए ताक रखते हुए और उनको बाईपास करते हुए इन्होंने बिल्डोज सर बिल्डोज कैसे किया? जब आपके 12 अरकान गैर हाजिर थे, आपकी नंबर गेम पूरी नहीं थी, बिल्डोज कैसे किया? नहीं, बात ये नहीं है कि अरकान गैर, जो ऑपोजिशन के अरकान गैर हाजिर थे, उनकी कुछ वजहात थी। कोई बीमार हो गया, किसी के घर में फौत हो गई है, जिस तरह ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के थे। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। ये 12 का जो फिगर बता रही है, जितनी ऑपोजिशन पार्टी है, किसी एक पार्टी की नहीं, पूरी ऑपोजिशन में से सर वो तो पूरी ऑपोजिशन की बात करी हूँ। कैसा इत्तेफाक होता है जब भी सेनेट का इजलास होता है, बिल पास होने होते हैं, कोई आम ये गैर हाजिर हो जाती है। देखिए कुछ लोग हैं, इन्होंने तो वो मतलब है कि अचानक इस वीक में रखा, पहले पिछले वीक था कोई आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, किसी के कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो गई है। आप ये देखें, बल्कि जो हमारी रुकन शाइस्ता साहिबा है, वो पहले इद्दत के अयाम में थी, अब उन्होंने ओथ भी आप आकर उठाया, और जैसे ही उनकी वो इद्दत खत्म हुई तो उन्होंने उसमें शमूलियत। सर आप कोई बिल नहीं रोक पाते हैं, लगता है ऑपोजिशन से तो कोई हुकूमत तो खतरा नहीं है। अब आप अदम एतमाद लाने की बात करें, बंदे गिन के लाइएगा अदम एतमाद। किसी चीज के रोकने की नहीं है। जाहिर है अगरचे ये हुकूमत जो है इसके पास अददी अक्सरियत है, ये लोग मतलब है कि वोट चुरा के आए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इसके बावजूद ऑपोजिशन ने उसके ऊपर भरपूर प्रोटेस्ट करना होता है और अपने वोट की अक्सरियत के साथ उसकी मुखालफत करना। ये अदम एतमाद लाने जा रहे हैं ना आप लोग, कैसे लाएंगे अदम एतमाद? देखिए अदम एतमाद तो ये हुकूमत तो आपको पता है कि जिन बैसाखियों के सारे खड़ी है, पूरे पाकिस्तान को पता, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। और इन्होंने जो बम ब्लास्ट किया, और आपको पता है कि 5 रुपए फिर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने की तरफ जा रही हैं, हर महीने बढ़ेंगी सर। एक तरफ तो हर महीने बढ़ रही है। और आप देखें कि पहले ऑलरेडी पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है, लोगों का जीना जीरन हो चुका है, और अब इन्होंने फिर मनी बजट ला के
फिर मतलब है कि इन्होंने एक दफा से उस महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया। लोगों में पहले सिक्कत कहाँ है, ये बैठे हुए यकीनी तौर पर ये लोग। सर लोगों में वाकई सिक्कत नहीं है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लगता यूं है कि ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जब गैर नुमाइंदा हुकूमतों को सुमैया बिठाया जाएगा इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर और चोर दरवाजों से लाकर बिठाया जाएगा, फिर पाकिस्तान का वही है शर्ता। आज पाकिस्तान का पैसा डिवेल्यूएशन का शिकार है। आज गर्दिशी कर्जे जो हैं वो 700 अरब से बढ़कर 2700 अरब तक जा चुके हैं। आज आप देख लें कि पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में शुमार पर महंगाई है। ये तो इतने सीना तान के कहते हैं पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिल्कुल कैसे होगा ठीक? यही तो असल बात है ना कि अभी ठीक कैसे होगा, कौन ठीक करेगा? कोई आने वाली हुकूमत इसको ठीक कर पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाते जाते खुद ठीक करेगी? जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जाहिर आप सबका हुकूमतों से करते हैं। एक वक्त था कि जब आपको पता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 6 के करीब पहुंच गया था, जब हमारे मुल्क में चीनी 50 और 40 रुपए किलो मिला करती थी, जब हमारे मुल्क में आटा सस्ता, वो मुल्क कैसे आएगा? सर मैं आपकी बात का जरा इस पर टेक ले लूं, आप इसी बात पर रिएक्शन ले लूं। नदीम कुरैशी साहब का, अलीगौर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी नदीम साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए अली और बलोच साहब की मजबूरियां, इन्होंने तो किसी बात को भी नहीं मानना। इनको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में ट्रेडर्स ने एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया था और डी चौक पर जाकर घेरा डाला था गवर्नमेंट के अहवानों को। उस वक्त भी यही इश्यूज थे कि गवर्नमेंट को पता था कि टैक्स लगाए बगैर हम इसको मैच नहीं कर सकेंगे बैलेंस शीट को रियासत की। ये कहना बड़ा आसान है कि जी बड़ा जुल्म किया, यकीनन महंगाई है, आम आदमी के लिए तकलीफ है, लेकिन जो पैकेजेस गवर्नमेंट दे रही है आम आदमी की तकलीफ भी कम होगी और आने वाले दिनों में वो अशराफिया, वो ताकतवर लोग, वो बिजनेसमैन जो अपने आप को टैक्स से बाहर रखते हैं, उनको भी अंदाजा। चले सर अभी आपके पास ये साल भी है, देख लेते हैं कि क्या होता है। अशराफिया को टैक्स नेट में हुकूमत ला भी पाती है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब के वक्त का, बहुत शुक्रिया अलीगौर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कराची हमारा शहर रोशनियों का शहर, लेकिन इस शहर में हम देख रहे हैं कि एकदम से जराइम में इजाफा हो गया है। हरमैन का गम अभी हम भूल ना पाए थे, वो नन्ही नीली आंखों वाली मासूम सी बच्ची जो कि डकैतों की एक अंधी गोली का निशाना बन गई। और अब ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी हम उस गम से नहीं निकले थे कि एक नौजवान जिसकी शादी को सिर्फ 3 रोज हुए थे, वो अपने ही घर के बाहर एक डकैत की गोली का निशाना बन गया। उसकी मां के सामने उस नौजवान को मार दिया गया। कौन है इस शहर का वाली वारिस? कहां है कानून नाफिज करने वाले इदारे? दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी मालो मता से उनको महरूम किया जा रहा है। कभी किसी बाजार में, कभी किसी गली में, कभी किसी शाहराह पे, कभी किसी गाड़ी को लूटते हुए, कभी किसी बाइक को लूटते हुए, कभी खवातीन का जेवर लूटते हुए उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। एक लड़की जख्मी हो गई और 3 अफराद जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। शहर में चंद घंटों में इस तरह के वाकयात होना मामूल की बात बन गए हैं। एक वक्त था कि क्राइम काबू कर लिया गया था कराची शहर में और ये वाकयात रुक गए थे, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ये वाकयात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इनमें इजाफे की क्या वजूहात हैं, इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चनाई साहब। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब आप थे CPLC चीफ उस वक्त भी हम देखते थे कि जो क्राइम रेट था वो बहुत ज़्यादा था, फिर हमने देखा बतदरीज ये कम भी हुआ और बहुत ज़्यादा हद तक सूरत हाल बेहतर हो गई। लेकिन पिछला साल फिर ये साल जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, आप क्या समझते हो कि सबसे बेसिक वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2-3 बड़ी वजूहात हैं इसकी जो हम देख रहे हैं। एक तो मैं इस बात से कतई नज़र इस पे कमेंट ज़रूर करूँगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो ख़राब हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि कंप्लेसेंट हो गए हैं ये हमारी पुलिस, स्ट्रीट क्राइम को काबू करने में नाकाम रही है। वो ये समझ बैठे थे कि उन्होंने बड़े क्राइम्स का खात्मा कर दिया है तो अब छोटे क्राइम की तरफ कोई आएगा नहीं और उस पर ध्यान नहीं दिया। इसमें एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको एक और भी बताता हूँ कि होता ये है कि ये स्पेशलाइज क्राइम के ज़मरे में आता है और स्पेशलाइज क्राइम जो है वो मुख्तलिफ स्पेशलाइज क्राइम यूनिट्स को दे दिया जाता है, जैसे AVCC है, ACLC है, CIA यूनिट है। तो ये बेसिकली CIA यूनिट जो एंटी वायलेंट क्राइम है उसके अंडर में आता है। और मैं हमेशा इस बात पे बहस करता रहा हूँ कि क्या एंटी वायलेंट क्राइम यूनिट या CIA यूनिट जो कम से कम
वो 400 लोगों पर मुश्तमल होता है। क्या शहर की 2.5 करोड़ की आबादी को काबू करने के लिए काफी है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस क्राइम को सिर्फ इन्वेस्टिगेट करें, उस क्राइम को रोकने के लिए कोई सद्देबाब ना करें? इलाके की कंप्लेसेंट इसलिए हो जाती है कि जी ये तो CIA का काम है, ये फलां का काम है, और इस पे फिर काम नहीं होता। तीसरी बड़ी वजह ये है कि हमने हमेशा जो है वो ये कहा है कि जी हम इस शहर को जो है वो डिजिटलाइज करेंगे, हम इस शहर को जो है वो कैमरा से जो है वो लिंकअप करेंगे और एक एक एक्टिविटी पूरे शहर की मॉनिटर करेंगे, जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन अफसोस कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट काम इस पर अब तक नहीं हुआ। अच्छा, CCTV मौजूद भी होती है चनाई साहब, बहुत से CCTVs में तो चेहरे भी वाजे होते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ। शहर के जो 2-2.5 कैमरे लगे हुए हैं वो एक तो अव्वल तो नाक, और अगर हैं तो उनकी लाइव मॉनिटरिंग नहीं की जाती, और अगर लाइव मॉनिटरिंग की भी जाती है तो इनके रिस्पांस यूनिट्स नहीं होते। तो ये सिर्फ इसकी बाद में फुटेज निकलती है जो हमारे चैनल की जीनत बनती है, और हम इस पे आते रहते हैं कि जी ये क्या हो गया। तो जब तक आप ये लाइव मॉनिटरिंग के साथ इसके बैकअप यूनिट्स नहीं होंगे, पुलिस को एक्टिवेट करेंगे, पुलिस जाकर उनको पकड़ेंगे नहीं, तो फिर ये क्राइम होते रहेंगे और हम इस पे इसी तरह अफसोस करते रहेंगे। मैं आती हूँ, जरा आपसे ये भी पूछूंगी कि लाइव मॉनिटरिंग के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं, करना नहीं चाहते, या हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, या हमारे पास, जिस तरह आपने कहा कि एंटी वायलेंट कंट्रोल यूनिट में 3 से 4 लोग होते हैं, हमने कभी उसकी जो तादाद है उसको बढ़ाने के लिए कभी? तमाम तर सवालात के जवाब मैं आपसे लेती हूँ, अब हमारे साथ ही रहिएगा अहमद चनाई साहब। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम भी हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सलमान, ये लड़का शाहरुख जिसको उसके घर के बाहर ही गोली मार दी गई, उस पर क्या अब तक पेशरफ्त की है पुलिस ने? एक तो पहले ये बताइएगा कि कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और बुध के रोज ही 3 अफराद जो हैं वो डकैती के दौरान मारे गए। क्या कोई दरख्वास्त जमा हुई थाने में? क्या कोई पकड़ा गया? कोई कार्रवाई हुई? जी बहुत शुक्रिया समझिए। देखिए कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि चंद रोज कबल ही एक 27 साल लड़का है शाहरुख, जिसको उसके घर की दहलीज पे फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। वाकई की CCTV सामने आई तो पता चला कि डकैती मुज़ाहमत के ऊपर उसको मारा गया है। देखिए इसकी हवाले से अगर हम लोग बात करें तो इसका मुकदमा इसके भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि अब तक कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी है। CCTV फुटेजेस हम अक्सर देखते हैं कि सामने आती हैं और वारदात की CCTV फुटेज भी आ रही है, लेकिन उस हवाले से जो रेशियो है इन मुलजिमान को पकड़ने का वो बहुत ज्यादा कम देख रहे हैं हम लोग। अभी सिर्फ शुमार की बात करें इन 12-13 दिनों की, तो तकरीबन 4 गाड़ियां जो है वो चोरी हुई हैं, जबकि 60 के करीब गाड़ियां जो है वो छीनी गई हैं। इसी तरह 85 बाइकें जो है वो चोरी हुई है, जबकि 1050 बाइकें जो है वो चोरी हुई है। दूसरी जानिब मोबाइल स्नैचिंग की अगर बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग रिकॉर्ड हो रही है, यौमिया 100 मोबाइल जो है वो स्नैच हो रहे हैं। और इस हवाले से जब एडिशनल IG कराची आंखें खोली, उनको थोड़ा एहसास हुआ कि अब जराइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने पुलिस को ये अहकाम दिए कि तमाम जिले की जो थाने हैं उनको ये अहकाम दिए गए कि नफरी बढ़ाई जाए, चेकिंग बढ़ाई जाए, स्नैप चेकिंग बढ़ाई जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं शहर में अभी भी स्नैप चेकिंग का जो माहौल है नहीं नजर आ रहा। अगर हो भी रही हो तो कोई खातिर ख्वाह कोई इस तरह से देखा नहीं जाता कि कोई इस तरह के क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। सलमान सलीम बहुत शुक्रिया। बल्कि हम ये देख चेकिंग हो भी रही होती है तो बाइक पर जो लड़के जा रहे होते हैं सिर्फ उनको पकड़ के उनसे पूछगछ की जा रही होती है, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो खुलेआम घूम रहे होते हैं। अहमद चनाई साहब, अभी आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो आपने कहा कि लाइव मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम होना चाहिए कि आप देखें कि इस तरह की फुटेज जो शहर भर में क्राइम हो रहा है उसको आप फौरी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन फौरी रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास कोई फोर्स भी होनी चाहिए। हमारे पास तो पुलिस की आधी से ज्यादा नफरी प्रोटोकॉल्स में लगी हुई होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए कोई सीरियस इकदाम किए जाएंगे या किए जा सकते हैं? देखिए 2 चीजें हैं इसमें। मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड क्राइम यूनिट्स के 3 या 4 लोग नहीं होते, 300-400 लोगों की मैक्सिमम फोर्स होती है जो 2.5 करोड़ के आवाम को काबू करने की सकत नहीं रखती। नंबर 1। नंबर 2, जब हम लाइव मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो लाइव मॉनिटरिंग मौजूद है। जो 2-2.5 कैमरे लगे हुए हैं उनके लाइव मॉनिटरिंग सेंटर सिविक सेंटर में 4th फ्लोर पे है और पुलिस के हेड ऑफिस में है। ये 2 जगह पे इंटीग्रेटेड है। लेकिन इस मॉनिटरिंग को सही मानों में लाइव मॉनिटरिंग करना और रिस्पांस यूनिट्स को जो है वो दावत देना, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली बैकअप यूनिट्स, आज आपको शायद याद हो, मुझे अच्छी तरह याद है 7-8 साल कबल उस वक्त के जो एडिशनल IG और IG थे उन्होंने
50 मोबाइल जो है वो लाइव मॉनिटरिंग बैकअप के लिए अलग रखी और इसकी बाकायदा एक तकरीब रखी थी पुलिस के गार्डन के ग्राउंड के अंदर, वहाँ हैंड ओवर की गई थी। लेकिन मोबाइलों का क्या बना, वो मोबाइलें जैसा आप फरमा रही थी कि वो मोबाइलें जो है वो प्रोटोकॉल ड्यूटी में, मिनिस्टर्स की ड्यूटी में, पुलिस वालों की अपनी ड्यूटी में, ये चलती रहती है और इसका आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। आज जरूरत इस बात की है कि जब हम क्राइम रेट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, शहर के निहत्ते नौजवान जो हैं वो इस डकैती की वारदातों में मारे जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे आवाज बुलंद करें, पुलिस को कहें कि खुदारा इसमें हिकमत अमली को बेहतर बनाएं और इन लोगों का सद्देबाब करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शहर में जितने स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, इलाके की पुलिस को अपने इलाके में कहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल मौजूद हैं, कहाँ क्रिमिनल रहते हैं, उनका अच्छी तरह से पता होता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है अहमद चुनाई साहब। उनको पकड़ें, छापे मारे जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात है कि जो मुतालिका थाने होते हैं उनकी पुलिस को अच्छी तरह पता होता है कि अगर किसी इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है, बड़ा हुआ है, तो वो लोग वहीं उसी इलाके में कहाँ हैं, किधर छुपे होते हैं, पुलिस अच्छी तरह जानती है। तो पुलिस को अपना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शहर है, कोई जंगल नहीं है कि जिसका जो दिल चाहेगा वो यहाँ करता फिरेगा। ये बताना होगा हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी हुकूमत को, कि एक आम आदमी की माल, उसकी जान कोई इतनी भी इर्जा नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे वो इस शहर में करता फिरे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर एक सीरियस इकदाम हमें आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे और लोग जो अपनी माल और मता और ख़ास तौर पर अपनी जान, जो कि सबसे कीमती है, उसकी हिफाजत करना हमारी हुकूमत, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते यानी कि 7 जनवरी को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया सानिया रोनुमा मरी में, जहां पर सैर व तफरीह गर्ज से गए हुए सयाह जो कि अपनी ही गाड़ी में अपनी जान की बाजी हार गए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हुई और सानिया मरी का जिम्मेदार जो है वो NDMA को करार दिया गया है। सानिया मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन से मुताल्लिक की केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 7 जनवरी को मरी गया। जब टोल प्लाजा से सयाह मरी जा रहे थे तो किसी ने उन्हें नहीं रोका और ना ही खदशे से आगाह किया। चीफ जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये तो सयाह हर साल ही मरी जाते हैं। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी को रोस्ट्रम पर बुलाया और उन्हें NDMA से मुताल्लिक कवानीन पढ़ने की हिदायत की। अदालत का कहना था कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं था तो क्यों नहीं था? इतनी बड़ी बॉडी में सारे मुताल्लिका लोग मौजूद हैं, ऑपोजिशन भी है, क्या इतनी बड़ी बॉडी की कभी कोई मीटिंग भी हुई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA को सानिया मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने कहा कि कानून में NDMA किसी सानिया से निपटने की तैयारी और रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। NDMA के मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की आज तक कभी कोई मीटिंग हुई है? मेंबर NDMA ने अदालत को बताया कि 21 फरवरी 2013 को एक मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग 28 मार्च 2018 को हुई थी। चीफ जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने मेंबर NDMA से मुकालमा करते हुए कहा, आप नाकाम हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, आप मीटिंग बुलाते, आपकी जिम्मेदारी थी इस इलाके के लिए नेशनल मैनेजमेंट प्लान देते, आपकी जिम्मेदारी है इस बॉडी की मीटिंग हो और कानून पर अमल दरामद हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि NDMA कमीशन जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराए, ये बहुत अहम मामला है, हम आइंदा जुमे तक रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने मेंबर को आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का भी हुक्म दिया। जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने हुक्म दिया कि वजीर आजम भी इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि NDMA जो कि वजीर आजम ये इजलास बुला सकते हैं, इसमें अपोजिशन के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। किसी मुल्क में NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। किसी भी सानिया से निपटने के लिए इनकी हिकमत अमली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी था। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।